Hello one. So welcome back everyone. Myself योगेश शाह और इस चैनल पर साइंस और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते हैं रेगुलरली। तो अगर मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो क्लास 9 साइंस 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका हम पार्ट 1 आज करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, इसका पिछले 2 चैप्टर भी हो चुका है इसी चैनल पर। अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखने वाले हैं इस वीडियो में। फिर एटम के बारे में देखने वाले हैं, एटम क्या है, एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ सिंबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न डे में हम सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स को। एटॉमिक मास का कंसेप्ट सीखने वाले हैं हम, और एटम्स एग्जिस्ट कैसे करता है ये देखने वाले हैं। हम इतने पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और रेस्ट पॉइंट्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक हमने 2 वीडियोस, एक चैप्टर को 2 वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट करके कंप्लीट किया, इसको भी वैसे ही करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट जो कि है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी ऐसा लगा है कि मैटर कैसे बनता है? कोई मैटर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हो चुका है। मैटर क्या है बता दूं कि कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ दिखता है वो मैटर है। कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं वो मैटर है। चेयर, टेबल, फैन, बल्ब्स एट्सेट्रा, एवरीथिंग आर मैटर। तो जैसे एक चेयर है, क्या ये चेयर एक सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है? सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट, एक चेयर ऐसा ही, एक चेयर कंप्लीट एक चेयर ही है। हमारे सामने मान लेते हैं एक लोहे का रॉड है, क्या वो सिंगल रॉड वैसे ही है, सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर मैटर्स बनते हैं। तो अर्ली इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर ने ये स्टार्ट किया था कि मैटर डिविजिबल है। उससे पहले माना जाता था कि मैटर एक सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अर्ली इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर ने स्टार्ट किया कि मैटर का डिविजिबिलिटी हो सकता है, मैटर डिवाइड हो सकता है। ये फर्स्ट कंसिडर्ड, इससे सबसे पहले इंडियन फिलोसोफर जो कि महर्षि कणाद थे 500 BC में, उन्होंने कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा। अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा। ये 500 BC के अराउंड में महर्षि कणाद ने बोला था। तो समझ सकते हैं कि उस टाइम में भी इंडिया कितना डेवलप था। सेकेंड, फिर उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन दोनों ने भी सेम पोस्टुलेट किया। इन दोनों ने भी वही बताया जो महर्षि कणाद ने बताया था। डेमोक्रिटस ने कहा था स्मॉलर पार्टिकल को एटम्स नाम दिया, बताया कि वो हम एटम बोलेंगे, उससे एटम बुलाते हैं। 18th सेंचुरी तक इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था जो कि प्रूफ करे कि एटम होते हैं या नहीं होते। तब तक सिर्फ पोस्टुलेशन थी, सिर्फ बताया गया था, ओरल बताया गया था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब एटम्स के डिस्कवर के बाद लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के कुछ लॉज थे। 2 लॉ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिस लॉ पे ये बेस्ड होता है कि कोई भी केमिकल एक दूसरे से, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करेगा, रिएक्ट करने का क्या रिजल्ट है। तो ये 2 लॉज हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। 2 हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि फर्स्ट है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस सेकंड लॉ। ये दोनों लॉ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को
ना ही हम बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम कि जैसे दो सब्सटेंस को मिलाया, कोई भी दो सब्सटेंस ए और बी, एक ए दूसरा बी, ए और बी को मिलाया हमें तीसरा सब्सटेंस सी मिलता है। वी गेट ए थर्ड सब्सटेंस जिसका वेट सिमिलर होता है। इस दोनों सब्सटेंस का जो एडिशन होगा उतना ही वेट इसका भी होगा, सी का होगा। ए का वेट मान लेते हैं 1 किलो है, बी का वेट 2 kg है, तो सी का वेट 3 kg ही होगा। अगर कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इस सब से कुछ बढ़ता या घटता नहीं है, तो ऐसा होता है। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, अगले क्लास में ये जब आएगा पढ़ने वाले। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब एक और लॉ आता है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का, कि कोई भी कंपाउंड एक फिक्स्ड एलिमेंट्स के रेशियो में ही बनता है। लेववाइजर ने ये बताया था हमें, बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ बहुत सारे ने मिलकर बताया था कि कोई भी कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड है, मैनी कंपाउंड्स 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से बनते हैं। पता होगा कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, जिसका रेशियो फिक्स्ड होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। इसका कोई फिक्स ये नहीं है कि कौन से मेथड से बनने पे वो रेशियो होगा, किसी भी मेथड से बने रेशियो उतना ही होगा। पेन चल गया, मिटा दिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड होता है कि कैसे प्रिपेयर हो रहा है। किसी भी मेथड से हम प्रिपेयर करें, कंपाउंड में एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है और इसका रेशियो 2:1 का है, जो कि हमेशा ये रहने वाला है। चाहे हम स्पेस में वाटर फॉर्म करें, चाहे ग्राउंड में लैब में करें, चाहे नेचर में हो, चाहे किसी भी सोर्स से आए वाटर, सी वाटर हो, ओशियन वाटर हो, रिवर वाटर हो, सब जगह 2:1 ही होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही होगा हर जगह। तो ये कंपाउंड का रेशियो फिक्स्ड होता है। जिस एलिमेंट से भी कंपाउंड बनता है उसका रेशियो फिक्स्ड हो जाता है कि इसी रेशियो से बनने वाला है। इस लॉ को स्टेट किया गया था प्रोस्ट के द्वारा स्टेटेड बताया गया था, डिफाइंड किया गया। देखते हैं। The elements of a chemical substance is composed of definite proportion by mass. जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं उनमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो मास के हिसाब से डेफिनेट प्रोपोर्शंस में है। डेफिनेट प्रोपोर्शंस में मास के हिसाब से, वजन के हिसाब से वो डिफाइंड है, डिफाइंड प्रोपोर्शंस में है। नेक्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये करने के बाद हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट डाल्टन, जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेनेशन दिया था अपना, जिसमें उन्होंने मैटर के बेसिक नेचर्स के बारे में बताया था। उन्होंने नेम दिया था इसका एटम, और इस एटम का नेम जो डेमोक्रिटस ने दिया था, सॉरी यहाँ पे दिखा देता हूँ, यस, डेमोक्रिटस ने दिया था एटम्स, कहाँ हो गया, और उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बता दिया उन्होंने एटम को। उनका थ्योरी बेस्ड था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस पे। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये दोनों लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस हैं। इन दोनों लॉज पे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी बेस्ड है। डाल्टन्स का थ्योरी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक्सप्लेनेशन देता है। तो चलिए देखते हैं डाल्टन्स लॉ के पोस्टुलेट्स क्या थे। डाल्टन्स ने अपने लॉ में क्या क्या बताया था जॉन डाल्टन ने। में फर्स्ट पॉइंट है मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बने, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। यानी कि कोई भी मैटर हमारे चारों तरफ जो भी है, चेयर, टेबल, आयरन, कुछ भी, वो एटम से ही बना हुआ है। एटम एक अनडिविजिबल पार्टिकल है जिसे ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं
और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही हम बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं। सभी एलिमेंट के एटम्स का अपना एक अलग मास और अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि सभी एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होता है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि सेम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी दो एलिमेंट्स, दो अलग अलग एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग ही होता है, दो एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ चला, तो हमने 5th पॉइंट देखना है, एटम्स रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में फॉर्म करते हैं। जैसे वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 था, स्मॉल होल नंबर रेशियो है, तो छोटे छोटे होल नंबर रेशियो में फॉर्म करते हैं वो कंपाउंड्स में, ठीक है। जैसे 1:2, 3:2 एटसेट्रा। 6th पॉइंट देखते हैं हम, लास्ट पॉइंट, रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट। कि एटम्स में कितने, कंपाउंड में कितने एलिमेंट एटम्स हैं और किस किस टाइप के एटम्स हैं, ये सब कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आयरन है उसमें कॉपर का एटम होगा, सबका अपना अपना काइंड्स ऑफ एटम्स और रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम्स फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, एटम क्या होता है? एटम, व्हाट इज एन एटम? क्या आपने कभी देखा है कि मेसन वो दीवार बनाते हुए, ब्रिक्स से, ईंट से दीवार बनाते हुए देखा है? सिमिलरली वो दीवार से कई सारी दीवार को मिलाकर एक रूम बना लेता है, 4 दीवार को मिलाकर, चारों तरफ मिलाकर एक रूम बना लेता है। ऐसे ही बहुत सारे रूम को मिलाकर एक बिल्डिंग तैयार कर लेता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी सेल से बने हुए हम, सेल बहुत सारे मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फाइनली ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है, पता होगा। इसी की तरह मैटर एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। एटम मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। जैसे सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी मानते हैं, वैसे मैटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है। साइज ऑफ एटम, अब समझते हैं कि एटम का साइज क्या होता है, एटम कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है। एटम को हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, इस सब के बारे में अब देखते हैं। एटम बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आवर इमेजिनेशन। हाँ, अपने इमेजिनेशन के हिसाब से बहुत छोटा होता है, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी छोटा होता है एटम का साइज़। ये बहुत छोटा होता है, ये हमें आँखों से नहीं दिखाई देता है, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक। इसको हम एक लाइन से समझ सकते हैं कि मोर देन ए मिलियन ऑफ एटम्स स्टैक टुगेदर विल बी एज थिक एज ए पेज थिकनेस। मिलियंस एटम्स को एक साथ जोड़ने पे वो एक पेज, कॉपी या बुक का पेज का जो थिकनेस होता है, पेज जितना मोटा हो जाता है, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स, कितने 100 मिलियंस, 100,000 लैक्स ऑफ मिलियंस एटम्स मिलके फिर एक पेज का थिकनेस का बराबरी करते हैं। एटम्स के रेडियस को हम नैनोमीटर में मापते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 1/10⁹ मीटर। नेक्स्ट, मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब एटम का डिस्कवर हो गया, एटम का डिस्कवरी कंप्लीट है। तो एटम के डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने एक तरीका खोजना शुरू किया कि एटम को डिनोट कैसे किया जाए। अब कोई एटम है सिल्वर, उसे लिखने के लिए हमें 5 डिजिट लिखना पड़ेगा, SILVER, 6 डिजिट लिखना पड़ेगा। आयरन है, हमें 4 डिजिट लिखना पड़ेगा। कॉपर है तो हमें COPPER 6 डिजिट लिखना पड़ेगा। इतना लिखने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए एक सिंपल सा सिंबल से अगर हम यूज कर लें तो हमारा टाइम बच जाएगा। ये उस समय में डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने शुरू किया था सिंबल्स को, एटम्स को रिप्रेजेंट करने में के लिए, एलिमेंट्स के एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सिंबल का यूज किया था।
बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि एलिमेंट्स के सिंबल उसके फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स से मिलकर बने हुए होने चाहिए। कि जैसे कोई भी एटम सोडियम है, उसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट या तो फर्स्ट 2 लेटर्स से मिलकर बनने चाहिए। तो सोडियम अपने इंग्लिश नेम से नहीं बनता है उसका नेमिंग, इसीलिए उसका Na होता है जो कि अलग लैंग्वेज का बना हुआ होता है। जैसे कॉपर का भी नहीं ले सकता। हाइड्रोजन H लेते हैं, हीलियम He लेते हैं, ऑक्सीजन O लेते हैं, नाइट्रोजन N लेते हैं। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का सिंबल फर्स्ट 1 या फर्स्ट 2 लेटर्स उसका नेम का जो भी होता है वो हम लेते हैं। बहुत सारे केस में हम इंग्लिश नहीं लेते हैं, हम अलग अलग लैंग्वेज का भी लेते हैं, ग्रीक का लेते हैं, कहीं जर्मन का लेते हैं, उसका भी यूज होगा, उसको भी आगे दिखाएंगे हम। बिगिनिंग में एलिमेंट के नेम को डिराइव किया गया था प्लेस ऑफ डिस्कवरी से, जहाँ पे उसका खोज हुआ उस जगह के नाम से। जैसे कॉपर का नेम रखा गया था, साइप्रस जगह पे कॉपर का खोज हुआ था, इसीलिए उसका नाम कॉपर आया था, साइप्रस जगह के कारण। कलर ऑफ एटम्स भी आता है, जैसे गोल्ड नेमिंग ऐसे नहीं रखा गया था, गोल्ड का मतलब होता है येलो, तो सिंस गोल्ड येलो होता है इसीलिए उसका नेम गोल्ड रखा गया था, क्योंकि गोल्ड का मतलब ही येलो होता है। लेकिन अब IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये अप्रूव करता है किसी भी एलिमेंट के नेम को। बहुत सारे का नेमिंग फर्स्ट 1 या 2 वर्ड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। इसका नेमिंग का तरीका यह है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। सेकंड लेटर हो सकता है हो भी और ना भी हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ सिंबल आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हाइड्रोजन का सिंबल ये रहा फर्स्ट हाइड्रोजन का, ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है और ये लास्ट वाला कॉपर का है। तो आप सिंबल देखिए अंदाज़ा लग गया होगा कि सिंबल क्या होता है। बुक में ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स दिए होंगे, सिंबल को कोशिश करें याद हो जाए। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन H सिंबल, एल्युमिनियम Al, हीलियम He। कुछ का नेम लेटिन, ग्रीक या जर्मन के हिसाब से रखा गया। जैसे मैंने बताया था कि सोडियम का SO क्यों नहीं होता है या S क्यों नहीं होता है, सोडियम का Na होता है। वे लेटिन, ग्रीन और जर्मन से भी बहुत सारे एलिमेंट्स का नेम रखा गया है। आयरन का Fe, जस्ट लाइक ये भी हुआ, इसका भी इंग्लिश नेम पे नहीं है। अब एटॉमिक मास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एटम्स में। एटॉमिक मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको ये समझिए बहुत सारी क्लास में आपको काम आया है। अभी से ये बहुत सीनियर क्लास तक आपके साथ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एटम्स का। इसमें एक्सप्लेन करता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को भी एक्सप्लेन करता है। सिंस इंडिविजुअल एटॉमिक मास का वेट निकालना, इंडिविजुअल एटॉमिक मास निकालना किसी भी एटम का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपको एक एटम मिलेगा, उसका आपको मास निकालना है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होने की चांस बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब कि रिलेटिव कितना ज़्यादा है किसी से या कितना कम है, रिलेट करके, डायरेक्टली ना निकाल के हम रिलेट करते हैं, रिलेटिव निकालते हैं इसका। हम एटॉमिक मास को पहले AMU में निकालते थे, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन IUPAC के लेटेस्ट रिकमेंडेशन पे हम U पे निकालते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास हम उसका यूनिट मान चुके हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिजल्ट है। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो फिर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। ये एक्सपेरिमेंटली मिला था कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। एक्सपेरिमेंटली ये भी मिला था कि कार्बन का मास इसमें 1 U होता है, 1 यूनिट होता है, और ऑक्सीजन का 1.33 यूनिट होता है। लेकिन ये और भी आसान होता है, और भी इजी होता है अगर ये वैल्यूज़ हमें होल नंबर्स में मिलते या फिर होल नंबर्स के नियर अबाउट में मिलते। 1.33 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर ये हमें होल नंबर मिलता तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। देखते हैं उससे भी आगे।
ऐसे ही बहुत सारे तरीके खोजने के बाद साइंटिस्ट ने पहले तो देखा कि 1/16 मास ऑफ ए नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन का जो मास होता है उसका 1/16 पार्ट को ऑक्सीजन के मास के 16वें भाग को 1 यूनिट मानते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का मास जितना भी होगा उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक पार्ट को 1 यूनिट बता देंगे। इसका रीज़न क्या था? ऑक्सीजन हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नेचर में आपको पता होगा 21% ऑक्सीजन है नियर अबाउट, और इसके बहुत सारे कंपाउंड्स भी हैं। ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करता है, रिएक्शन करके ये बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। सेकेंड रीज़न इसका ये भी है कि ये इसका मास ज़्यादा होता है, और मास भी ज़्यादा है, और इसके मास के रिलेटिव में बहुत सारे एलिमेंट्स का होल नंबर में आया है, ठीक। लेकिन 1961 में स्टैंडर्ड रेफरेंस के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेफरेंस जब डिसाइड किया गया एटॉमिक मास के लिए, तब कार्बन 12 के आइसोटोप को मान लिया गया। कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12, इसको मान लिया गया स्टैंडर्ड रेफरेंस एटॉमिक मास डिसाइड करने के लिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट उतना मास होता है जो कि कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 वेट हो। कार्बन 12 आइसोटोप यानी कि कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का, उसका वेट का 1/12, उसके मास का 1/12 जो पार्ट है उसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बताते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ईच एलिमेंट का, बहुत सारे एलिमेंट्स का, हम कार्बन 12 एटम के रिलेटिव में बहुत सारे एटॉम के एलिमेंट का हमने फाइंड कर लिया है, साइंटिस्ट ने फाइंड कर लिया है एटॉमिक मास यूनिट। एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, अभी लास्ट टॉपिक है हमारा, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट के एटम ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। एटम्स आयंस बनाते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ये नहीं करने के कारण ये आयंस फॉर्म करते हैं। आयंस, ये पेन आज कहाँ चल रहा है, कहाँ से कहाँ। आयंस और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स या आयंस बहुत ज़्यादा नंबर्स में फॉर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होते हैं, और फिर मैटर को फॉर्म करते हैं जिसे हम देख पाते हैं, जिस मैटर को टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो समझ गए होंगे एटम वैसे इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती, वो एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस को फॉर्म करते हैं, जिस मॉलिक्यूल्स के कारण मैटर बनता है, और फिर हम उसे देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, और बहुत सारे। तो आज का टॉपिक हुआ यहीं पे ख़त्म। सो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, आई थिंक कल ही आ जाए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि नोट्स भी, अब सारे लेक्चर्स की नोट्स भी एक ब्लॉग पे अपलोड हो जाएंगे। मैं एक ब्लॉग क्रिएट करने वाला हूँ और उस पर सारे नोट्स को अपलोड कर दूँगा। क्वेश्चन आंसर में जो भी दिक्कत होगी वो आप कमेंट में पूछ लीजिए, और जो भी पॉइंट नहीं समझ में आए वो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।